हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनः क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सफर संविधान का सेशन लेकर आए हैं। और पिछले हम लोग भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी जितने भी कानून उसको पढ़ रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएए और एनआरसी। ठीक, सीएए और एनआरसी क्या है, इस दोनों चीज को लेकर हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं। आज हम लोग इसको डिटेल से इसकी पूरी इतिहास को जानेंगे कि ये होता क्या है। 2019 में सीए जब आया था ना, बहुत बड़ा बवाल हुआ था, बहुत मारकाट भी हुआ था इसको लेकर। भारत के अंदर तो बहुत आगजनी, बहुत जगह आग लगाया गया था। 2019 का आप लोगों को अगर याद होगा, सीएए एनआरसी को लेकर दिल्ली में बहुत ज्यादा बवाल हुआ। तो आज हम लोग उसके बारे में पूरा क्लियर जानेंगे, आखिर है क्या, उसके इतिहास को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। देखिए, सीए क्या है ना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में क्या क्या बातें चल रही थी, हम लोग थोड़ा समझते हैं होता क्या है। देखिए, सीए, देखिए हमारे देश के अंदर अगर आप लोग ये मन में चलता हो कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर बहुत तरह के भेदभाव किए जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप, सिंपल सी बात है कि आप समाज में लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं, आप ज़्यादातर टीवी से कनेक्टेड हैं। टीवी पर आप देखिएगा, डिबेट करता है, हिंदू एक पक्ष, मुस्लिम लोग एक पक्ष में बैठकर दोनों लोग डिबेट करते हैं, दोनों लड़ाई भी कर लेता है, डिबेट में कर लेता है लड़ाई। मतलब कि जो आज की डेट में सोशल मीडिया है, टीवी है ना, वो उस तरह से हमको गलत चीज़ों को हमारे सामने परोस रहा है, हम लोग के सामने, ताकि हम लोग उसके आदी हो जाए, है ना। हम लोग उस चीज़ को, सही चीज़ क्या है नहीं जाने। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बात हो रही कि पश्चिम बंगाल में दंगा हो गया हिंदू मुस्लिम, हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन न्यूज वाला हमको दिखा रहा है ना उस बात को। अगर छोटी सी बात होगी उसको बड़ा करके दिखाएगा, अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ घटनाएं होगी उसको पूरे देश से फैला देगा, और वहाँ के चलते दूसरे देश, दूसरे जगह भी इस तरह से बवाल फैल जाते हैं, आंदोलन फैल जाते हैं। तो सीए भी उसी प्रकार से हुआ था। देखिए, सीए का हम इतिहास जानते हैं। अगर फुल फॉर्म कहिएगा सीए का तो होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये एक अधिनियम है, एक नियम है। किस प्रकार से, आगे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, किस आधार पर सीए को लाया गया था इसको भी हम बताएंगे। बोला गया कि धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर अगर किसी दूसरे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर सताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, धर्म के आधार पर सताया जा रहा है, तब वैसे लोगों को भारत में आने की आज़ादी है, मतलब वैसे लोग भारत में आ सकते हैं। उसी में 12वीं शताब्दी में जब ईरान में अरबों द्वारा आक्रमण किया गया, तो जो पारसी लोग थे, देखिए पारसी लोग बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनकी जनसंख्या दुनिया बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम है। तो पारसी लोग को सबसे सुरक्षित देश दिखा भारत, क्योंकि यहाँ पर अरब वाले ईरान पर आक्रमण किए थे, इनसे परेशान होकर इनको बहुत मार काट रहे थे, तो अपने जान बचाकर आए शरण लेने के लिए भारत के अंदर। और भारत में उन्होंने गुजरात में आकर एंटर किया। तो गुजरात के राजा ने कहा कि आप लोग पारसी हैं, हमारे देश की नहीं है, आपकी भाषा अलग है, आपकी कल्चर अलग है, आपके रहन सहन का तरीका अलग है, आप हमारे देश में कैसे रह पाइएगा, हम कैसे रख लें। तो वहाँ पर पारसी ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया उनको। कहा कि देखिए, एक गिलास है ना, दूध का गिलास था एक वहाँ पर रखा हुआ। बोला कि देखिए, एक गिलास का दूध है ना, अगर इसमें एक मुट्ठी थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, एक मुट्ठी थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, तो इस दूध का टेस्ट बदल जाएगा, ये और अच्छा लगेगा। उसी प्रकार से हम पारसी लोग हैं, अगर भारत में आकर रहते हैं तो हम लोग भारत को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और हम लोग घुल कर, जैसे चीनी मिला हुआ दूध में ना, उसी प्रकार से हम लोग घुल मिलकर रहेंगे, कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने इस प्रकार से बातें कही और हुआ भी ऐसा। उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम सुनिएगा, रतन टाटा का नाम सुनेंगे आप लोग। रतन टाटा वही पारसी थे जिन्होंने भारत में आज इतना दान किया। पारसी लोग अपने पास धन दौलत नहीं रखते हैं ज़्यादातर, वो लोग जितना कमाएंगे मैक्सिमम चीज़ को दान कर देते हैं। वो आम जनता में मानव विकास के लिए वो लोग दान करते हैं। तो लोग दान कर दिए, बहुत सारे अधिक धन को उन्होंने दान कर दिया। उसमें सबसे बड़ा नाम रतन टाटा का नाम। आज टाटा कंपनी देखो भारत के अंदर कितना बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे अधिक मात्रा में दान कर देते हैं।
तो पारसी लोग ऐसे थे, उन लोगों को भारत के अंदर क्या दिया गया, शरण दिया गया था। ठीक है, आइए देखिए गुजरात में रहे, वही बात पे हैं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ, आपको हम बताए थे, तो भारत पाकिस्तान से कौन कौन से सिख और हिंदू को बहुत भर भर के मारा गया था पाकिस्तानियों द्वारा। बहुत महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया गया था, उनको काटा गया। वहां से बहुत दुखी होकर, बहुत मतलब अपना जान बचाकर वो भारत में आए। तो वो लोग तो पहले पाकिस्तान जा चुके थे, बाद में फिर भारत आए। तो भारत की सरकार से गुहार लगाया कि हम भारत आना चाहते हैं। कौन थे? सिख और हिंदू थे वहां के। तो वैसे लोगों को भी भारत ने अपने देश में शरण दिया। ठीक है, आप भी आ सकते हो। उनको भी शरण दिया आने के लिए, जो पाकिस्तान से त्राही त्राही होकर भारत में आया था, उनको भी दिया। ठीक ना। 1959 में जब चीन वाले तिब्बतियों को, आईटीबीपी का नाम सुने होंगे आप लोग, आईटीबीपी तिब्बत फोर्स होता है, तिब्बत फोर्स होता है आईटीबीपी का, जिसको हम लोग बोलते हैं आईटीबीपी, तिब्बत फोर्स। भारत से जो उनको चुनकर जाते हैं, भारत के बॉर्डर से जो तिब्बत लगता है ना, तो तिब्बत पर कुछ भारत का भी अधिकार माना जाता है, कुछ चीन का भी अधिकार माना जाता है। जो तिब्बती थे, तिब्बती लोग थे, आज ही भारत के क्षेत्र में नहीं आता है, वो चीन के क्षेत्र में अधिकतम आता है। तो वो तिब्बतियों पर बहुत आक्रमण करने लगा, चीन वाला, है ना, बहुत खतरनाक होता है वो सब। तो चीन वाला जो तिब्बतियों पर आक्रमण करने लगा, तो तिब्बती बहुत सारे लोग भागकर भारत के अंदर आए शरण लेने के लिए। भारत को ऐसे विश्वगुरु नहीं बोला जाता है। भारत किसको सहारा नहीं दिया दुनिया में। धर्म के आधार पर जहां भी प्रताड़ना, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में धर्म के आधार पर सताए गए लोग हैं, उनको भारत ने कहा कि आप आइए, मैं आपको शरण दूंगा। भारत ने सबको शरण दिया है। पूरा इतिहास शरण देने के लिए आपको बता रहे हैं कौन कौन भारत में आए हैं भाग कर, लेकिन भारत ने उनको इतना भी भगाया नहीं, उनका स्वागत किया समझ लो। अब तिब्बतियों लोगों को भारत आए, उनको रिफ्यूजी कहा गया, उनका कैंप बनाया गया दिल्ली में, पटना के अंदर। उनको एक कैंप में बना के बहुत इज्जत के साथ रखा गया, उनको खाने पीने की हर एक वस्तुओं को दिया गया, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग दुखी होकर भारत में आए थे। कोई आसरा लेकर, अगर मान लो कोई आपके सामने कोई विशेष अनुग्रह लेकर आए, आपके साथ बहुत आस बांध के हम इनके पास जा रहे हैं, हमारी मदद करेंगे, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपको भी कुछ मदद करना चाहिए। भारत ने वैसा किया इन लोगों के साथ। वही नहीं 1979 में, 1979 रसिया ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 1979 में रसिया द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया, तो उन लोग को भी वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। जब भी कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा, तो वहां की जनता अपना जान बचाने के लिए कहीं जाएगी, क्योंकि वहां रहेगी, उनको मारा जाएगा, उनके बच्चों के साथ बलात्कार किया जाएगा, उनको काटा जाएगा, बहुत सारी चीज कहते हैं। देखो, युद्ध एक ऐसी चीज है ना, हानि के सिवा लाभ हो ही नहीं सकता है कभी भी। हानि के सिवा कभी भी लाभ नहीं हो सकता है। महाभारत का युद्ध हुआ ना, किसको लाभ हुआ बताओ? दोनों तरफ से मारे काटे गए कि नहीं? अपने भाई अपने में लड़े। तो युद्ध कभी भी शांति का मार्ग हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ से भी रसिया द्वारा जब आक्रमण किया गया अफगानिस्तानों पर ना, अफगानिस्तानी लोग भारत में आए अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? और भारत ने उनको भी शरण दिया, कहीं क्या ये ठीक है, क्योंकि उनको भी धर्म के आधार पर सताया जा रहा था। देखिए, कहीं भी आक्रमण होता है वहाँ धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और मान लीजिए कि भारत पर कोई देश आक्रमण कर दिया, तो अब यहाँ एक आवाज गूंजेगा कि हिंदू एक हो जाओ, मुस्लिम एक हो जाओ, हिंदुओं को सताया जा रहा है, ऐसी बातें आती हैं, होता है ना। तो इस प्रकार से धर्म के आधार पर यहाँ भी सताया जाता था। यही नहीं, 1980 में एलटीटी, भारत का नक्शा देखिए कि उसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है, एक छोटा सा द्वीप है, तो उसके एलटीटी कहा गया। वहां तमिल लोग रहते थे, वहां भी तमिल वालों को बहुत सताया गया, उनको भाषा के आधार पर। वो भी वहां से भाग कर आए भारत में, कुल भाग भाग के भारत में आ रहा था। वो भी तमिल, जिसको तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु के क्षेत्र में आया, तमिल लोग रहे। आज भी तमिल भाषा बोली जाती है ना भारत के अंदर। उनको भी भारत ने शरण दिया, कहा कि आओ मैं तुमको शरण दूंगा। इसके बाद 1971 में महाबेवकूफ पाकिस्तान ने आक्रमण किया बांग्लादेश पर। और ये पाकिस्तान बांग्लादेश पर आक्रमण किया था। आपको पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है,
दोनों एक ही था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ ना तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दो को था। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दो को था। तो ये वाला पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अलग अलग नहीं था, एक ही था। तो अब ये क्या किया कि दोनों अलग हो गए, उसकी अलग कहानी है। अब क्या करता है, ये पाकिस्तानी कहता है ना हमने असली है या पाकिस्तानी तू नकली है, इसको बोलता है बांग्लादेश को कि हमने असली है या तू नकली है, तू दोगला है, कहता है, ऐसे कहता है इसको। यहाँ पर भी मुस्लिम, यहाँ पर मुस्लिम कहता कि तुम ठीक नहीं है। अब यहाँ से पाकिस्तानी समझ लो अपनी सेना को भेजकर यहाँ पर आक्रमण कराता है, लूट मार कराता है। बताया जाता है यहाँ पर 30,000 महिलाओं के साथ रेप किया, 30,000 महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया पाकिस्तानी, जो कि अपना ही देश था, वो इसी से अलग हुआ था, अपना ही देश था। और मान लो सपोज करो भारत से अगर मान लो पश्चिम बंगाल अलग हो जाए तो भारत का क्या धर्म बनता है, अपने ही देश में ये सब काम करे। इसलिए देश के सैनिक गए थे, इसके साथ इतना भारी मात्रा में किए, यहाँ के लोग त्राही त्राही होकर त्रस्त होकर भागने पर मजबूर हुए। और वो लोग भी भागकर भारत आए, उनको भारत ही एक शरण मिला कि भारत ही एक ऐसा देश है जो हमको शरण दे सकता है। और भारत एक आध दो को नहीं है, एक आध करोड़ है, समझ लो एक आध करोड़ हो, इनको शरण दिया भारत ने बांग्लादेशियों को भारत में रहने के लिए। अब यही जब 1971 में भारत आया था ना, भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इनके चलते बर्बाद हो गया था। और उस समय जब आए थे, इतना जनसंख्या जब भारत के अंदर आया ना, तो भारत में खाने के लिए दाने दाने के लिए अकाल पड़ गया, समझ लो अनाज कम पड़ गया थे। लोग आए थे तो ये लोग आए तो अनाज कम पड़ गया, समझ लो। लेकिन फिर भी भारत ने कुछ नहीं कहा, उनको भगाया नहीं, कहा कि चलो हम मैनेज कर लेंगे। इनको भी शरण दिया बांग्लादेशियों, कहा कि कभी न कभी तो हमारे ही थे ये, भले भारत पाकिस्तान से लोग कभी न कभी हमारे थे, इनको भी दिया, उन्होंने शरण दिया। एक दो आदमी, 1 करोड़ आदमियों को दिया, तो उस समय आए थे भागकर पाकिस्तान से त्रस्त होकर, समझ लीजिए। तो इनको भी शरण दिया भारत ने, आकर अपने देश में रहो, उनको भी दिया था। वही बात नहीं, हाल ही में 2015 की बात में आप लोग रोहिंग्या मुसलमान का नाम सुने होंगे, अगर न्यूज देखती होंगे तो 2015 में म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को बहुत मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। वो लोग भाग कर, ये भी बहुत अधिक मात्रा में भारत आए थे, समझ लो को, वो लोग भाग कर भारत में आए 2015 में, रोहिंग्या मुसलमान। इतना लोग जब भारत के अंदर आए तब यहाँ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। यहाँ की आम जनताओं को, जब इतना लोग आए हैं, जब यहाँ इन लोगों को नागरिकता दीजिएगा, जब वैकेंसी निकलेगा रेलवे में 60,000 का, तो ये भी फर्मा भरेगा ना, ये भी नौकरी लेगा। नौकरी तो हमको चाहिए ना, दूसरे देश का आके व्यक्ति दूसरे देश का नौकरी लेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं देश के अंदर। इन्हीं लोगों को नागरिकता देने के लिए कहा गया, इनको नागरिकता देने के लिए कहा गया, अगर जो कोई भी व्यक्ति 2014 से पहले भारत में आया है, कहीं से भी, ध्यान सुनिएगा, 2014 से पहले जो भी लोग भारत के अंदर आए हैं, उनको 2020 तक भारत में रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको बढ़ाए थे, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण 7 साल रहना पड़ेगा भारत के अंदर कम से कम। क साल? 7 साल। या तो यहाँ शादी कर ले, 7 साल रहना पड़ेगा कम से कम। उसके अंतर्गत, रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत इनको भी नागरिकता दी जाएगी, भारत सरकार ने कहा था। तो ये लोग इतना पहले में से भारत में आए थे, देखो 59 में 80 में 7 साल रहा भारत में। इसके आधार पर ये लोग रजिस्ट्रेशन के नियम को पालन कर रहे हैं। 7 साल से ज्यादा रह गए तो इनको तो देना चाहिए भारत में नागरिकता। जो भी आपको पढ़ाया ना भारत की नागरिकता कैसे 5 प्रकार हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन पढ़ाए थे ना आपको हम। रजिस्ट्रेशन में यही बताया कि 7 साल लगातार जो रह जाएगा मिल जाएगा। तो इस नियम के आधार पर तो मिल जाते हैं। तो इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2014 से पहले जो आए हैं, 2014 से पहले आए हैं, उनको 2020 से मिलेगा नागरिकता। उन्हीं को नया नाम दे दिया CAA। बताओ नया नियम क्या हुआ? रजिस्ट्रेशन वाला तो नियम है ही, नया है कुछ? उनको रजिस्ट्रेशन वाला नियम है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन वाला नियम, उनको CAA नया नाम दे दिया। अब थोड़ा सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन और CAA जो नया नाम बदला, थोड़ा सा अंतर था। क्यों?
रजिस्ट्रेशन उन लोगों के ऊपर लागू, सबके ऊपर रजिस्ट्रेशन नियम लागू होता था, लेकिन सीए 3 लोगों के ऊपर लागू होता था, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं और अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं, जो भारत के पड़ोसी देश से आए, पड़ोसी मुल्क से आए हैं, उनको सीएए के अंतर्गत रखा गया था। बस इतना ही अंतर था, सारा का सारा रजिस्ट्रेशन रूल था। खाली अनहेरियो दंगा फैलाया था, आंदोलन फैलाया था। इसमें आपको पता होगा ना, जब सीए आया था ना, भारत में कितना हल्ला कर दिया था कि मुसलमानों को भारत से भगाया जा रहा है, मुसलमानों से उनका आईडी मांगा जा रहा है, तुम भारत के हो कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मुसलमान वर्ग के लोग थे, उन नेताओं के गलतफहमी में आकर वो भी उतर आए कि हम लोग से रजिस्ट्रेशन, हम लोग से मांगेगा आईडी, हम लोग के बाबा दादा यहीं के हैं। ऐसा कुछ नहीं किया गया था। सीए के माध्यम से किसी की नागरिकता छीनी नहीं जा रही थी, उनको लाया जा रहा था सामने, जो पहले से भारत में रह रहे, उनको नागरिकता नहीं मिला है, उनको सीए में रखकर भारत का नागरिकता दिया जाए। वो लोग इतना दिन से यहाँ पे, बस यही किया जा रहा था। और सीए में 3 लोगों की बात कही गई थी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो ये भारत के जो 3 पड़ोसी देश थे, उनको नागरिकता दिया जाए, इसके बारे में बात बोला जा रहा था। इसी को लेकर बहुत बड़ा बवाल हुआ था और कुछ नहीं था। सीए को लेकर खाली फालतू में बवाल चला था, इसके बदले में कुछ नहीं। इसी को लेकर कितना आंदोलन, कितना का सब जलाया हुआ था। ज्यादातर मुसलमान इससे समझ रहे थे कि हम लोग को देश से निकाल रहा है मोदिया बड़ा खराब, हमने के देश से निकाला था, मुसलमान को विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं था, उसको लोग गहराई से समझे नहीं क्या बात है। बात ये मैटर था। रजिस्ट्रेशन रूल वाला तो पहले से आपको मालूम था, साथ जो भारत में रहेगा उसको नागरिकता मिलेगा। हाँ देखो, इतना पहलवा से भारत में है, इनको रजिस्ट्रेशन दिया गया। सीए उनको लगाया गया जो 3 देश, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान थे, उसके अंतर्गत रखा गया। तो सीए वही है। आपको समझ में आ गया सीए क्या है? सीए सिंपल से ये बात कहता है, जो भी हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के माध्यम से सताए जा रहे हैं, इनको धार्मिक प्रताड़ना, इंग्लिश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। इंग्लिश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन बोला जाता है। जो धर्म के आधार पर सताए जाते हैं, उनके लिए भारत सरकार सीए के अंतर्गत है। किनको? जो 2014 से पहले आ चुके हैं। अब वही बताओ मिली भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए बताया था उन्होंने, जो भी दूसरे देश से अल्पसंख्यक लोग हैं। ऐसा नहीं कि मान लो कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहां तो मुसलमानों की अधिक संख्या है और उनको सताया जाए तो वो भी आएंगे तो उनको मिलेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में लिखा था कि जो भी दूसरे देश से जो लोग आ रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यक होने चाहिए। अल्पसंख्यक कहिएगा होगा क्या? अल्पसंख्यक वैसे आबादी जिसकी जनसंख्या बहुत कम हो, उसको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। भारत में अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों को कहा गया, सिख थे वो भी कहे गए। मतलब इस तरह से अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम थी, और वो उन देशों में, इन तीनों देशों में अगर धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं, उनको धर्म के रूप में सताया जा रहा है। मान लो हिंदू पाकिस्तान में है, उनको तो जीना मुहाल है। आज भी हिंदुओं को वहां पर वोट मारने का अधिकार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। वो लोग घुट घुट जिंदगी जीता है पाकिस्तान के अंदर। क्या बात करिएगा? भारत में क्यों नहीं आता? नहीं आएगा ना जी, नियम कानून है हर एक देश का अपना अपना। उस समय नहीं आया। कितना लोग तो उठ कर पहले चले गए, आजादी से पहले कि हम जाएंगे जन्नत में, जा रहे हैं पाकिस्तान में, अब भुगते। ऐसा है तो बहुत सारे भारत उन्हीं लोगों की तो बोला, जो भी धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर और भी धर्म के आधार पर सताए जा रहे हैं, भारत उनके लिए खुला आमंत्रण देता है, भारत के अंदर आ सकते हैं, उनका स्वागत है। बट अब बंद 2014 से पहले। अब भारत के पास खुद इतनी बड़ी आबादी, किसको संभालेगी? बोलिए। भारत के पास खुद इतनी बड़ी आबादी है कि रोजगार देना, खाना पीना देना किसको संभल है कि नहीं? आज जो कितना बेरोजगारी है कि नहीं भारत के अंदर? तो इसीलिए नियम लाए 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको 2020 तक नागरिकता दे दी जाएगी सीए के अंतर्गत। यही सीए था, नागरिकता देता है। सीए और क्या करता है? सीए क्या करता है? एक सिंपल से नागरिकता देता है। नागरिकता किसके अंतर्गत है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। पता है ना, गृह मंत्रालय जब मन तब उसको नागरिकता दे सकता है। इसमें बड़ी बवाल करने की क्या बात थी, लेकिन बवाल हुआ। दूसरी बात हम लोग देखते हैं एनआरसी क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एनआरसी क्या है? एनआरसी 1971 में
जब पाकिस्तान वाला बांग्लादेश पर आक्रमण किया तो बांग्लादेश वालों को बहुत मारा था, समझ लो, पाकिस्तानी। तो बांग्लादेश वाला इतना डर गया, उसको कहीं रास्ता सूझे नहीं रहा था। उस सोचा कि भागे तो भागे कहाँ। उसको एक देश दिखा, भारत देश, ठीक ठाक, इस सीधा साधा देश से कुछ नहीं कहेगा। और भारत के उस क्षेत्र में गया जहाँ असम लोग थे। और असम में क्यों गया? क्योंकि असमियों से इनका चेहरा मिलता जुलता था, इस बांग्लादेशियों का असमियों से हूबहू चेहरा मिल रहा था। कहते नहीं, असम बढ़िया जगह है। और असम एक क्षेत्रीय भूमि वाला देश था, वहाँ पर किसानी उसानी भी हो सकती थी आराम से, वहाँ पर जीवन यापन भी कर सकता था। और भी पहाड़ी देश थे, मेघालय सब था, लेकिन वहाँ पर नहीं गया क्योंकि वहाँ पर जिंदगी जीना आसान नहीं था। और पश्चिम बंगाल में भी घुस सकता था, पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, देखिएगा। पश्चिम बंगाल भी से नहीं गया क्योंकि वहाँ पर टाइट फोर्स था, किसी को आने नहीं दे रहा था। वहाँ सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत हाई थी, किसी को नहीं आने दे रहा था। तो ये लोग घुस गए कहाँ? असम में घुसे। कहाँ? बांग्लादेशी असम में घुस गए। कब? 1971 के करीब में। यही नहीं, 1971 से पहले से लोग आ रहे थे। दिक्कत कब हुआ कि ये लोग 1971 के बाद भी आना बंद नहीं किए, बांग्लादेश से लगातार आ रहे थे। तो असम के जो कुछ छात्र थे इस चीज को देखिए कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये लोग आके रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर हम लोग को समस्या होगी कि नहीं? तो वहाँ का जो छात्र थे उन्होंने असम एकाट नामक आंदोलन किया। याद रखिएगा, असम एकाट नामक छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया। तो जब छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया तो इसका विरोध किया गया, और विरोध करना भी चाहिए था छात्रों को। उन्होंने किया विरोध कि हम लोग का हर एक चीज की समस्याएं होंगी, कितना दिन तक करेंगे आप लोग, कितना हम लोग बांग्लादेशियों को रखेंगे? रखने लिए जो इतना है उतना लोग, अब कितना हम लोग रखेंगे? ज्यादा नहीं रखा जाएगा। इस बात को लेकर उन्होंने इसका विरोध किया, और इस बात का कितना नेता लोग फायदा भी उठाए। जब छात्र आंदोलन हो रहा था ना, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। अब उसमें नेता लोग को खाली थोड़ा सा पॉइंट मिलना चाहिए। देखो 50 को नेता तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाए, विरोधी सरकार के विरोधी वाले नेता खड़ा हो जाएंगे, तो नेता लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना लिए और कहे कि हाँ, बांग्लादेशी वाले बहुत सारे लोग भारत में आ रहे हैं, 4 करोड़ आया है भारत के अंदर। सब भाषण दे रहा था कि यहाँ की सरकार ऐसी है, इनको आने दे रही है। यहाँ पर सबसे अच्छा काम किया सुप्रीम कोर्ट बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। आप कह रहे हैं ना नेताजी कि 4 करोड़ आए हैं बांग्लादेशी, आप हमको लिखित तौर पर दीजिए, आंकड़ा दीजिए हमको लिखित तौर पर। कहे कि ना ही, वो 4 करोड़ नहीं आया, कम में आया। कहे कैसे? हमको आप लिखित तौर पर दीजिए। किसी भी सुप्रीम कोर्ट या जज के सामने लिखित तौर पर मांगेगा ना, कानून आपको साबुत मांगती है। जब तक साबुत सिद्ध नहीं होता है, हम मर्डर किए हैं तुम्हारा, लेकिन जब तक साबुत सिद्ध नहीं होगा हमको आप कुछ कर नहीं सकते। साबुत दीजिए उसको, इसने मर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको दीजिए, पूरा आंकड़ा दीजिए कि 4 करोड़ आए हैं। तो कहा कि ना ही 4 करोड़ नहीं आए, कम है। नहीं, कहा कि आप ऐसा करिए ना, जितने भी लोग आए आप एक रजिस्टर बनाइए और रजिस्टर में सबका नाम लिखिए। उसी को बोला गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। NRC का मतलब ये हुआ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब उनके नाम का एक रजिस्टर बनाया गया और उसमें बांग्लादेशियों के नाम का पूरा सूची तैयार किया गया। कौन कौन से बांग्लादेशी लोग 1971 से आए हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लाइए, लेकिन 24 मार्च 1971 से जो पहले आए हैं, ठीक ना, उन्हीं का आपको नाम लिखना है। फालतू का नाम नहीं लिखना है, उसके बाद वाला का नाम नहीं लिखना है। उससे पहले ऐसा क्या हुआ था? तो वही तो बोले थे, क्या आक्रमण किया था पाकिस्तान बांग्लादेश पर, उसी से तो भाग कर आए थे वो लोग। 24 मार्च से पहले ही किया था। हाँ, तो कहा कि उन्हीं का आप नाम लिखेंगे, आप रजिस्टर तैयार कीजिए। उसी के नाम पर NRC बना, रजिस्टर उन्हीं के नाम, बांग्लादेशियों का नाम। और NRC लागू होता है केवल असम, क्योंकि सबसे अधिक लोग असम में गए थे। वहां से सबसे अधिक लोग बांग्लादेश से भागकर कहाँ गए थे? असम में गए थे। तो ये NRC केवल असम में लागू हुआ, लेकिन पूरा देश में NRC लोग का बवाल हुआ था।
पूरे देश के अंदर एनआरसी को लेकर बवाल भी हुआ था कि हमनी के देश के अंदर से मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है, लोगों को नाम पता पूछा जा रहा है, उनका डिटेल मांगा जा रहा है, तुम्हारा खानदान कहाँ का है, ऐसा ऐसा कुछ बहुत तरह के बवाल हुए थे, लेकिन उसके बारे में जानते ही नहीं थे एनआरसी है क्या। अब एनआरसी क्लियर हो गया ना। एनआरसी किस पे लागू होता है? केवल असम के अंदर लागू होता है, जो बांग्लादेश से भागकर शरणार्थी आए थे उनके ऊपर लागू होता है। और कितना आए थे? 19 लाख आए थे, लिखित तौर पर हुआ 19 लाख आए थे। और इस 19 लाख में कम से कम 8-9 लोग तो सिख हिंदू थे, सिख और हिंदू थे, और बाकी मुसलमान भी लोग थे, ऐसा बात नहीं है। इसमें सिख हिंदू भी थे, इतना लोग थे 8-9 लाख। हाँ, 8 से 9 लाख कम से कम सिख हिंदू लोग भाग कर आए थे, पलायित होकर वहां से। इसके साथ कुछ मुस्लिम भी आए थे, इतना लोग सारे लोग आए थे। लेकिन उसको नेताजी 4 करोड़ रुपया, देखो नेता ऐसा होता है ना, अगर हेजा तो की हिंसा भल ना 2-4 को मिली हाँ मर गई ना, और विपक्षी को नेता है कहेगी कि उस राज्य में इस गांव में आग लगाकर 10 लोग मर गया, जो कि 1-2 को मरा है। अब मीडिया वाला इसको और उछालता है। मीडिया 2 काम कर दिया, तो आंकड़ा कम बताएगा, तो आंकड़ा खूब बढ़ाकर बताएगा। सब पैसा पर काम करते हैं मीडिया लोग, ऐसा बात नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया एनआरसी क्या है, सीए क्या है। सीए का मतलब ये हो गया कि आपको उनके ऊपर उनके एक तरह की नागरिकता देने का काम करता है। सीए किनके ऊपर लागू हुआ? जो 3 देश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो लोग आए, किस आधार पर लोग आए? जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर शिकार थे, उनको ये नागरिकता दी है। कब से पहले? जो 2014 से पहले, जो 2014 से पहले भारत है, उनको 2020 तक नागरिकता देने की बात कहेगी। एनआरसी में क्या है? रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ये किनको दिया गया? जो बांग्लादेश से 1971 से पहले आए थे, 24 मार्च 1971 से जो पहले आए थे, उनको एक नया दिया गया एनआरसी के अंतर्गत, रजिस्टर के अंतर्गत उनका नाम दर्ज किया गया तथा उनको नागरिकता देने की बात कही गई थी। बात इतना ही था और कोनो चीज बवाल नहीं था। इतना बवाल हो गया, इसके लिए इतना बवाल हुआ। अब क्लियर है समझ में क्या होता है एनआरसी सीए, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।